ओके, तो आज की क्लास में हम लोग ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम लोग को पता है क्या चीज़ है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल अमाउंट का चार्ज। उसका सिर्फ साइन ऑपोजिट होगा और उस दोनों के बीच में एक सेपरेशन रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अगर हम लोग एक डाइपोल को बाहर से देखेंगे, बहुत दूर से देखेंगे, तो हम लोग को लगेगा न्यूट्रल एंटिटी है। ठीक है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उस दोनों के बीच में एक सेपरेशन रहेगा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो उस केस में डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नो डाइपोल। ठीक है, और ये रहा डाइपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेट के केस में भी ऐसा होता है। मैग्नेट के केस में क्या होता है, नॉर्थ से फील्ड निकल के जाता है, साउथ में आता है, और डाइपोल होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसमें होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सब तो पता ही होगा। तुम्हारा जो डाइपोल हो गया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यू हो गया हम लोग का चार्ज और डी हो गया हम लोग का इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चार्ज। तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल मोमेंट, ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर में। कूलम हो गया चार्ज, मीटर हो गया इसका डिस्टेंस का। ठीक है, इतना दूर तक तो सब कुछ पता ही होगा, ये सब पुरानी चीजें हैं। सुनाई दे रहा है तुम लोग को? मेरा वॉइस जा रहा है? यस। यस हाँ, सर। तो इतने दूर तक तो सारा कुछ पता ही है तुम लोग को। और अब हम लोग को इस केस में क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करने के लिए हम लोग जो निकालेंगे वो है, इस डाइपोल के चलते कोई भी एक पॉइंट पी पे उसका क्या फील्ड आ रहा है, क्या पोटेंशियल आ रहा है, ये सब निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ स्पेशल केस में डील करेंगे इस केस में। तो स्पेशल केस क्या है, हम लोग देखेंगे कि डाइपोल, ये जो डाइपोल है, डाइपोल के डायरेक्शन में फील्ड क्या है और डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड क्या होता है, ये दो चीज हम लोग मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो एक्स जेड कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग इसको जेड डायरेक्शन में मान लेंगे और एक्स डायरेक्शन में इसका क्या फील्ड होता है, एक्स और जेड प्लेन में। इस प्लेन में क्या फील्ड होता है इस डाइपोल के चलते वो निकालेंगे, और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। ठीक है, पोलर या स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो उस केस में क्या करेंगे, इस डाइपोल को जेड एक्सिस की तरफ लेंगे और यहाँ से एक एंगल थीटा डिफाइन करेंगे आर के लिए। ठीक है, तो उस केस में पोलर कोऑर्डिनेट में उसका फील्ड क्या होता है वो निकालेंगे, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फील्ड क्या होता है वो निकालेंगे। तो इसके लिए छोटा मोटा कन्वर्शन करना पड़ेगा, वो सब हम लोग कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग को इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस टू चार्ज सिस्टम, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग आगे निकाल चुके हैं। एक चार्ज क्यू के चलते यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे हम लोग पोजीशन ले रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन ले रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज आर और पॉजिटिव चार्ज से हो गया, अगर ये वाला डिस्टेंस होता है डी, तो ये हो जाएगा आर माइनस डी, ये वाला वेक्टर। तो हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए क्या है, दोनों का चार्ज सेम है, साइन अपोजिट है। ये रहा माइनस साइन यहाँ पे आ गया इस अपोजिट चार्ज के चलते। इसका डिस्टेंस है आर, तो ये डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। पोटेंशियल इज स्केलर, लेकिन ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये अंदर वेक्टर है, बट इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स फंक्शन ऑफ वेक्टर। माने किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन का फंक्शन है, बट दिस क्वांटिटी इटसेल्फ इज स्केलर। अलग अलग पोजीशन में इसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन हर पोजीशन में इसका वैल्यू स्केलर रहेगा। तो यहाँ पे ये जो आर रहेगा ये भी हम लोग का स्केलर रहेगा, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। इस चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस नीचे देंगे, बाई डिस्टेंस होता है इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट पी। पी कोई भी एक पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला क्या है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत देता है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म लेके आएंगे, लाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं नॉर्मली। ये जो डी डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होगा कंपेयर टू आर। जिस पॉइंट में हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं उससे ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है कंपेरेटिवली।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज से या फिर पावर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये रहा आर माइनस डी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर माइनस डी यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नॉर्मल स्केलर सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके हाफ कर देना है हम लोग को, तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या डिस्टेंस है, तो वेक्टर के केस में इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2r डॉट डी। तो अब इसी चीज को हम लोग पावर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से r कॉमन निकाल लेंगे, 1/r कॉमन निकाल दिया, और उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे पावर सीरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में 1/r कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद इसको पावर सीरीज में एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1, सेकेंड टर्म में आएगा ये हाफ, यहाँ पे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हाफ जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ आएगा तो उसके चलते ये प्लस हो जाएगा, ये 2। सर मोड वेक्टर आर माइनस वेक्टर डी जो है उसका इन्वर्स किए तो वो जो मतलब वो जो आया है उसका वैल्यू वो नहीं समझे सर फिर। ये वाला देखो आर माइनस डी की हो, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग को स्केलर में कन्वर्ट करना है फाइनली। मॉड है ना, यहाँ पे देखो मॉड हट गई है। ठीक है, तो इसको स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो ये आर माइनस डी हुआ, ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते पहले। इस क्वांटिटी को स्क्वायर कर देंगे और फिर बाहर हम लोग इसका हाफ ले लिए, आउटसाइड हम लोग इसका हाफ ले लिए। ठीक है, ये रहा हाफ आ गया। अब इसका हम लोग को पता है कि वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू होगा आर स्क्वायर माइनस ये वाला वैल्यू आर डॉट डी प्लस डी स्क्वायर। ये वेक्टर एडिशन में देखना है, वेक्टर एडिशन में यहाँ पे प्लस रहता है, आर प्लस डी। अगर ये दो वेक्टर को ऐड करना है तो इस तरह से ऐड किया जाता है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट रहता है, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा एडिशन होगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उसके इसमें क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं। ये क्वेश्चन किसका था, मेरा सर। तुम्हारा था ना। तो अगर ये अगर म्यूट करो, हाँ, तो अगर आर और डी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में डी के डायरेक्शन में, तो उसके इसमें थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्या हो जाएगा, केशव। यस सर। इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सर, या 180। 0 या 180। तो उस केस में ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर डॉट है, आर डॉट है 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये है कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। दो वेक्टर का अगर हम लोग को एडिशन करके मैग्नीट्यूड निकालना है टू द पावर हाफ, तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर का, दो वेक्टर का एडिशन। ठीक है, तो वही वाला चीज यहाँ पे हो रहा है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन में होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ पे वेक्टर एडिशन करवाया गया है वहाँ पे एक बार देखना, ठीक है, ये वाला चीज क्लियर हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग अब बाइनोमियल में एक्सपेंड किए। ये वाला टर्म क्या है, बहुत छोटा है, जो डी स्क्वायर यहाँ पे टर्म है ये बहुत छोटा टर्म है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और इस दोनों टर्म को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1/r कॉमन निकाल लिए तो ये डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लोग इग्नोर करेंगे और बाकी टर्म को हम लोग बाइनोमियल में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टर्म को बाइनोमियल में एक्सपेंड करोगे तो ये वाला जो हाफ है यहाँ पे, ये सीधा यहाँ पे आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक माइनस हाफ होगा, ठीक है, ये वाला ठीक कर लेना, ये आउटसाइड में एक माइनस हाफ होगा इसका। यहाँ पे -1 है, माइनस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, फिर इसको अप्रोक्सीमेट किए, ये वाला टर्म को इग्नोर कर देंगे और इस टर्म को रखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को फाइनली
ये वाला चीज मिलेगा इससे इनवर्स से। और यही वाला वैल्यू को हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन जो है हम लोग का, इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो ये आएगा 1/r, 1/r प्लस r.d/r²। ये r क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे भी गलती है, इसमें तो बहुत सारा गलती हो गया। ये r क्यूब होगा, ठीक है, माइनस 1/r। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब हम लोग के पास इसमें कुछ गलती है क्या? इसमें से 1/r कॉमन निकालते हैं ना, तो यहाँ पे गलती है, ये सिर्फ r होगा। रुको एक मिनट, r² यहाँ सर पे तब डी स्क्वायर बाय जो आर स्क्वायर है वहां भी आर होगा सिर्फ। एक मिनट रुको, देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे r² ही होगा क्योंकि ये वाला r है ऊपर, r.d बाई r²। हाँ ठीक ही है, यहाँ पे r² ही होगा। हाँ यहाँ पे r² ही होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आया हम लोग का, r.d/r²। ये r² का r³ कैसे हो गया? अच्छा, r² यहाँ पे एक r मिसिंग है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये वाला r³ होगा, ठीक ही है। ये वाला अंदर गया तो r³ हो गया, यहाँ पे ये r³ होगा। सारा स्टेप ही सही है, तो यहाँ पे लास्ट में r³ आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये q को इस d के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये d क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, और ये q हो गया। तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लोग लिख दिए p डॉट r। डॉट प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस का साइन चेंज नहीं होता है इधर उधर करने से। तो इसको p डॉट r बाई ये लिखे। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। लेकिन याद रखना कि इसमें एक अप्रोक्सीमेशन ली है। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि d इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, तभी ये ट्रू है। अगर d बहुत बड़ा होता है तो ये वाला केस ट्रू नहीं होगा, तब हम लोग को ये टर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हम लोग इसको, ठीक है। ये जो p डॉट r है बाई दिस टर्म, तो उसमें हम लोग ये वाला टर्म ले लिए हैं। सिर्फ ये जो टर्म है, इस दोनों टर्म को लिए हैं, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ग्रेडियंट के ऊपर भी एक एरो होगा। यहाँ पे बहुत सारा गलती है इस नोट्स में, तो जो भी सर है। संजीव बोल रहा है क्लास में ज्वाइन कर लेने के लिए आपको। अच्छा, तो इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ 1/r लिख सकते हैं। इसका ग्रेडियंट निकालो 1/r का, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका ग्रेडियंट ऑफ r 1/r लिख रहे हैं। ये लिखते हैं क्योंकि हम लोग का बाद में कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी, ठीक है। ये तुम लोग ये वाला स्टेप करके देख सकते हो। ग्रेडियंट ऑफ 1/r जब निकालोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे याद रखना, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का होता है, तो ये 1/r भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सारा कैलकुलेशन समझ में आया तुम लोग को? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे कैलकुलेशन में तो बताए। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है? देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये वाला वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। p डॉट r बाई 4π/r³। और ये वाला वैल्यू याद रहता ही है नॉर्मली, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ठीक है। तो एक और बार रिकैप करते हैं हम लोग क्या किए हैं। पहले हम लोग डाइपोल डिफाइन किए, क्या डाइपोल होता है, डाइपोल का डायरेक्शन डिफाइन किए। डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। फिर हम लोग इसमें पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं एट पॉइंट P, तो उसके लिए ये वाला फॉर्म यूज किए। चार्ज बाई डिस्टेंस होता है इनटू दिस कांस्टेंट। तो चार्ज बाई डिस्टेंस पहले -q से निकाले, ये वैल्यू है 1/r, डिस्टेंस पे है। सेकेंड वाला का डिस्टेंस हो गया r - d, ये हो गया d डायरेक्शन,
इससे r माइनस कर देंगे तो r माइनस डी मिल जाएगा। ये कितने डिस्टेंस पे है p से, ये मिल गया। तो ये वाला यहाँ पे लिखे हैं और ये दोनों ही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि दिस d डिस्टेंस d इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। तो उस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इस टर्म को ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो r माइनस डी इनवर्स, यहाँ पे ये इनवर्स है एक। तो ये इनवर्स को अब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, r माइनस डी का मैग्नीट्यूड ये है। ये वाला तुम लोग एक डायग्राम बना के भी इसको इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, r माइनस डी का यही वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू मिल गया, लॉ ऑफ ट्राइंगल इसको बोलते हैं शायद एक तरह से। तो इसका वैल्यू ये होगा टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, इसमें से वन बाई आर कॉमन लिए, ये वाला टर्म बचा। अब d बाई आर इज वेरी स्मॉल, तो d बाई आर इज वेरी स्मॉल, तो d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा क्वांटिटी। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और इस दोनों टर्म को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन था पहले, ऊपर का जो माइनस है वही माइनस है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म रखना है तो ये वाला जो कांस्टेंट है इसको सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना ही करना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा लास्ट में। ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म इग्नोर कर दी, ये रहा, ये रीजन है इसका। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का पोटेंशियल क्या है। फिर से ये वाला वैल्यू वापस पुट कर दिए, r माइनस डी का फाइनल वैल्यू ये आया हम लोग के पास। ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ये वैल्यू डाले तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, और ये वाला टर्म बचेगा। यहाँ पे r क्यूब है, ये r क्यूब बचा है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पोलराइजेशन लिखे हैं, डाइपोल मोमेंट इनटू r लिखे हैं बाई r क्यूब। ये वाला चीज को हम लोग इनवर्स ऑफ 1 बाई आर लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। और याद रखना ये यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये 1 बाई आर है ना। 1 बाई आर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव साइन आएगा, -1 आएगा, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ पे। तो अब हम लोग को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। तो अब हम लोग को पोटेंशियल मिल गया है, पोटेंशियल से हम लोग बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग को इसका सिर्फ ग्रेडियंट लेना है पोटेंशियल का, नेगेटिव ग्रेडियंट। ये ले लेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, बचेगा ये टर्म, इस टर्म का ग्रेडियंट लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, वही आगे जो वेक्टर आइडेंटिटी यूज किए हैं, दो पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग ग्रेडियंट लेना है। ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया ऊपर, और नीचे ये एक और स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई शाई ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रेडियंट इसका निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड टाइम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, पहले ऊपर वाले टर्म का ग्रेडियंट ले रहे, देखो p डॉट r, ठीक है, बाई r क्यूब। और फिर सेकंड टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला चीज कांस्टेंट रह गया, इसको बाहर निकाल दिए और सेकंड टर्म का ग्रेडियंट लिए। ठीक है, अब ये वाला तुम लोग खुद करके देखोगे, ग्रेडियंट ऑफ p डॉट r इज इक्वल टू p। ये कैसे हुआ, p डॉट r करोगे तो क्या होगा, r का क्या वैल्यू है, x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, है ना। इसका अगर हम लोग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते तो क्या आएगा हम लोग का, पी एक्स इंटू एक्स आएगा प्लस पी वाई इंटू वाई आएगा प्लस पी जेड इंटू जेड आएगा। अब अगर हम लोग इस चीज का ग्रेडियंट लेते हैं फिर से, तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, ये वाला पी एक्स बच जाएगा, एक्स के साथ जब डिफरेंशिएट होगा तो पी एक्स इंटू आई हो जाएगा हम लोग का, आई कैप। फिर जब y के साथ करेंगे तो ये पी वाई इंटू जे कैप हो जाएगा, पी जेड इंटू जेड कैप हो जाएगा। तो ये वाला वापस हम लोग का p निकल के आ गया।
ठीक है। और इस टर्म का ग्रेडियंट लोगे तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो, तो ये वाला क्वांटिटी आएगा। ठीक है, -3 आएगा, R5 आएगा, यहाँ पे R डायरेक्शन आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ग्रेडियंट है देखो, तो ग्रेडियंट के चलते दोनों केस में वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगा। ठीक है, तो यही वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो हम लोग ग्रेडियंट ऑफ P डॉट R निकाले तो हम लोग का P आया, ये रहा P, ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग अंदर भेज दिए, तो ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, इसके चलते जो ग्रेडियंट आया वो नेगेटिव था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे ये 3 आ गया। P डॉट R इसका ग्रेडियंट हो गया R/R5, तो R/R5 ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, इसमें से R³ कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से भी R³ निकाल लोगे तो R² बचेगा। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इस फॉर्मूला को भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को कोई चीज में डाउट है तो बताओ। केशव, नो सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। जी सर। अच्छा, अभिषेक, अभिषेक तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। अभिषेक, अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु सिंह है कि नहीं है ऑनलाइन? अभिषेक का आवाज नहीं आ रहा है। संजीव कुमार, जी सर। कैलकुलेशन समझ में आया? सर मैं लेट से ज्वाइन हुआ तो कुछ समझ नहीं आया। इसका सर वीडियो बना रहे हैं सर आप? हाँ, वीडियो तो बना रहे हैं। हाँ तो सेंड कर दिया ना। अब पता नहीं वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, कभी कभी हो सकता है वीडियो ना बने, तब सर तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा। हाँ, तो एरर हो सकता है ना, कंप्यूटर है, कुछ एक गलती हो सकता है, वीडियो नहीं बना। अभी तो शायद बन रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। बोलो आकर्षण, कुछ बोलोगे? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कैलकुलेशन समझ गए सर। समझ गए ना? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन लेना है, पोटेंशियल निकाले फाई ड्यू टू डाइपोल, एक अप्रोक्सीमेशन लिए यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन क्या है, डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। तो ये वाला टर्म को हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि इसमें से फर्स्ट टर्म को उड़ा सकें। ये जो 1/r टर्म है ये वाला कैंसिल कर सकें, तो ये वाला टर्म एक्सपेंशन करके कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है फर्स्ट ऑर्डर टर्म। ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म को यहाँ पे रख ली, ठीक है, और हायर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर दिए। तो उसके चलते हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल मिल गया है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये रहा, ये है हम लोग का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, ये या ये दोनों को ही हम लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में है। अब इसी चीज को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ज्यादातर हम लोग का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस केस में हम लोग पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, और पोटेंशियल में हम लोग ये ग्रेडियंट फॉर्म यूज करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये रहा, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हो गए, ये न्यूमरेटर भी स्केलर है, डिनोमिनेटर भी स्केलर है। तो जैसे हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन में करते हैं, अगर ए और बी का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं, एक साथ डी डी एक्स ऑफ ए एंड बी करना है तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो यही पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे किए। फिर ये दो वैल्यू हम लोग को जो मिला है उस दोनों को इसमें पुट कर देंगे, तो हम लोग को ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का पोटेंशियल क्या हो रहा है इस केस में, अगर ये वाला आर लेते हैं, ठीक है, ये वाला आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आर बचा, यहाँ पे आर क्यूब है ना, तो ये आर और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/r²,
तो देखो पोटेंशियल 1/r² के फॉर्म में गिरता है फॉर डाइपोल। और अगर हम लोग के पास एक सिंगल चार्ज है Q, तो उसका पोटेंशियल कैसे गिरता है? एज 1/r। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखो, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये क्या है? P है यहाँ पे। और ये देखो, ये न्यूट्रल टर्म है, डिस्टेंस के टर्म में न्यूट्रल है यहाँ पे R, और यहाँ से एक R निकल के आएगा मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे भी एक P बचेगा, P माइनस P। डायमेंशनली यहाँ पे सिर्फ डाइपोल बचेगा। तो ये क्या चीज के ऊपर कैसे चेंज हो रहा है? 1/r³ के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर इसी केस में हम लोग के पास अगर एक पॉइंट चार्ज रहेगा, तो पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के टर्म में फॉल करता है। तो जब भी डाइपोल रहेगा तो स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक और कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग को जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये देखो, ये यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, और ये जेड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, ये -q चार्ज ओरिजिन पे है, और +q चार्ज जेड डायरेक्शन में यहाँ पर रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस d। ये हो गया हम लोग का +q चार्ज। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई भी एक पॉइंट इस पे S पे। तो यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट में बेसिकली इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। एक x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, दूसरा z डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। तो उस केस में ये वाला फॉर्म हम लोग को मिलेगा इसमें। तो इसमें देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे P का वैल्यू क्या है? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ P लिख सकते हैं इंटू k कैप, k डायरेक्शन में है ना। P मैग्नीट्यूड हो गया इसका डाइपोल का, इंटू k कैप कर देने से हम लोग को ये वेक्टर मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला वेक्टर हो गया। तो अभी अगर हम लोग को P डॉट R निकालना है, P डॉट R, तो उस केस में क्या होगा? खाली k कंपोनेंट है ना, तो सिर्फ k कंपोनेंट बचेगा R का भी। तो R का k कंपोनेंट क्या है? Z है। तो इसका वैल्यू हो जाता है P इंटू जेड। P डॉट R का वैल्यू हो गया हम लोग का P जेड, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है? इसमें जेड कंपोनेंट निकालना है, जेड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वेक्टर बन जाएगा, P इंटू जेड एक्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा। फिर वाई डायरेक्शन के लिए हो जाएगा P वाई जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा P जेड स्क्वायर, है ना। के डायरेक्शन में, के डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में इसका वैल्यू हो जाएगा ये। और यहाँ पे होगा आई कैप, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे होगा जे कैप, यहाँ पे होगा के कैप। तो अब देखो, अब हम लोग को जेड कंपोनेंट सिर्फ चाहिए। तो जेड कंपोनेंट के लिए हम लोग को क्या मिलेगा? इसका वैल्यू है ये P इंटू जेड स्क्वायर, P इंटू जेड स्क्वायर। तो इसका हम लोग को जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल गया, ये है। हम लोग सिर्फ जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं, ई जेड निकाल रहे हैं। आर स्क्वायर सेम रहेगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, माइनस पी। पी क्यों है? क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में ही है, ये रहा पी। अगर यही वाला चीज हम लोग एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो ये वाला चीज जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो हो गया एक्स में, एक्स डायरेक्शन में इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ जेड डायरेक्शन में वैल्यू है। तो ये पी यहाँ पे जीरो हो गया। और वैसे ही यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जब निकाल रहे हैं तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? एक्स डायरेक्शन का वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा पी जेड इंटू एक्स। ये रहा पी जेड इंटू एक्स इंटू 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे यही वाला ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया। तो ये वाला वैल्यू हो गया हम लोग का जेड, और ये वाला हो गया आर। तो जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज किए। यहाँ पे जैसे जेड बाई आर इज कॉस थीटा लिख दिए, और एक्स बाई आर इज साइन थीटा, एक्स बाई दिस आर इज साइन थीटा। तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। तो ये हो गया हम लोग का एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया जेड कंपोनेंट। इसी चीज को हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में भी निकाल सकते हैं। ये रहा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है? थीटा एंगल बनाते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस ये थीटा एंगल बना हुआ है।
तो अब इस केस में हम लोग को क्या करना है, ई आर कॉम्पोनेंट निकालना है ना। तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, पी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक इस डायरेक्शन में होगा, आर के डायरेक्शन में। आर के डायरेक्शन में जब इसका यहाँ पे कंपोनेंट निकालोगे, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक ये आर के डायरेक्शन में, और थीटा का डायरेक्शन इस तरफ होता है। ठीक है, ये हो गया थीटा कैप और ये हो गया आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे पहले। P डॉट आर है ना, P को R पे प्रोजेक्ट करना है, तो P डॉट आर का वैल्यू क्या होगा, पी आर इंटू कॉस थीटा, एंगल कॉस थीटा। ये रहा पी आर इंटू कॉस थीटा, ये सब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो पी आर कॉस थीटा होगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पी आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई यहाँ पे आर स्क्वायर टर्म बचेगा। और इस केस में रहेगा, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, आर डायरेक्शन में। तो पी को जब इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो ये बचेगा पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास 3p माइनस पी। तो ये वाला क्वांटिटी कितना होगा, 2 टाइम्स p हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स p हो गया, मतलब ये रहा p, एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 2। तो ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 बाई आर क्यू, ये हो गया इसका वैल्यू। अब दूसरा है ई थीटा, थीटा डायरेक्शन में निकालना है। तो थीटा डायरेक्शन में क्या होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन थीटा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले पी डॉट आर ले रहे हैं और फिर उसको आर के साथ, एक मिनट, ये वाला 0 क्यों होगा, ये वाला का जो प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन में होगा पी साइन थीटा, ये रहा पी साइन थीटा है। नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा, यहाँ पे देख लो, पी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका नेगेटिव क्यों हो रहा है, हाँ ये इस डायरेक्शन में है ना। अब इसका अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, अगर इसी चीज का हम लोग साइन थीटा लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में है, एक मिनट, ये थीटा हो गया, जेड तरफ जाएगा सर साइन थीटा। जेड तरफ हो जाएगा, हाँ तो इस तरफ चला गया, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हो गया ना, फिर नेगेटिव क्यों आया। ओ ना 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 ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस साइन है। इसका ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से इस तरफ एक प्रोजेक्शन होगा कॉस थीटा, और इस तरफ एक डायरेक्शन होगा, प्रोजेक्शन होगा साइन थीटा। हाँ, गलती कहाँ हो रहा है समझ में आ गया, ये एक्चुअली में इस प्लेन में हो रहा है। ठीक है, एक्स जेड प्लेन में हो रहा है। तो यहाँ पे मान के चलो, ये वाला थोड़ा सा डायग्राम का प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। ये वाला जो एक्चुअल डायरेक्शन है ये इस तरफ आएगा, ठीक है, और ये जो थीटा का डायरेक्शन है ये इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, ये इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर है थीटा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बचा यहाँ पे,
ये वाला सर टर्म जो ई थीटा है वो जो ई थीटा है सर वो एक्स एक्सिस पे है, और ये जो जो नॉर्मल ये साइन थीटा बन रहा है ये मतलब जेड वाई पे बन रहा है। कौन सा कौन सा? जो ई थीटा है हम्म। वो एक्स प्लेन पे बन रही है, एक्स वाई प्लेन पे, और ये जो साइन थीटा आया है हम्म। वो जेड और वाई प्लेन पे बन रही है। एक मिनट, आर थीटा। ओ हाँ, ये देखो, यहाँ पे ये थीटा किस तरफ इंक्रीज कर रहा है? इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है ना, तो थीटा का डायरेक्शन एक्चुअली भी इस तरफ होगा। ठीक है, जिस तरफ इंक्रीज करेगा थीटा, थीटा कैप का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। आर जहाँ पे इंक्रीज करता है वहीं पे आर का डायरेक्शन होता है, और थीटा का डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ थीटा इंक्रीज करता है। तो एक्चुअली में थीटा का डायरेक्शन इस तरफ है, और इसका जब हम लोग साइन थीटा कंपोनेंट लेते हैं तो वो इस तरफ आता है। तो देखो इसका ठीक ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे एक और माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और दिक्कत है ना, ये वाला जीरो क्यों हो गया? इसका जीरो होने का मेन कारण था पी डॉट आर। ओ हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पी डॉट आर निकाल रहे हैं ना। पहले जो अंदर जो टर्म था उसका आर डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन कर दिए हम लोग। पी डॉट आर मतलब क्या हुआ, पी का प्रोजेक्शन कर रहे हैं आर पे, तो इसको ऑलरेडी हम लोग आर पे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ये वेक्टर कहाँ पर है? इस डायरेक्शन में। इसका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है ना। अब जब इसको तुम 90 डिग्री में इसको प्रोजेक्ट करोगे फिर से, तो क्या होगा, वो वाला चीज़ जीरो हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये अंदर वाले टर्म को हम लोग को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए। अब इसका अगर 90 डिग्री में तुम कंपोनेंट निकालने जाओगे थीटा के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो वही हो रहा है जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला क्वांटिटी हम लोग का बचता है। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इन थीटा डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग के पास ये सारा फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोग का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जेड एक्सिस पे। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन शायद यहाँ पर है सपोज। ठीक है, उस केस में हम लोग का थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल जीरो हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये वाला वैल्यू बचेगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, और ये जीरो हो जाएगा। ये रहा यहाँ पे थीटा जीरो हो गया। ठीक है, तो उसका थीटा डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में, और थीटा डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ये या फिर ये डायरेक्शन। तो इस केस में इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब सिर्फ इस पॉइंट पे मेजर करोगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक और पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर होगा, सारा गलती किया होगा, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। ठीक है, एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो 90 डिग्री में। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो रेडियल कंपोनेंट उस केस में जीरो हो जाएगा, और उस केस में हम लोग के पास खाली ये पोलर कोऑर्डिनेट पोलर कंपोनेंट बचेगा, और उसका वैल्यू है ये रहा, पी साइन 90 इज इक्वल टू वन। तो ये वैल्यू बचेगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो ये जो है 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू है। इसे जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला वैल्यू मिलेगा। तो देखो सर वो पैरेलल नहीं है ना वहाँ, कौन सा पॉइंट वही पैरेलल पर टू पी, पॉइंट।
पैरेलल है यहाँ पे। पैरेलल टू पी मतलब इस हिसाब से बोल रहे हैं कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में अगर फील्ड निकालोगे, पैरेलल टू पी, ठीक है, इस सब डायरेक्शन में पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पैरेलल टू पी, ओके सर। उस हिसाब से पैरेलल बोला हुआ है, लेकिन इसको हम लोग परपेंडिकुलर कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो देखो, सेम डिस्टेंस में, इसी डिस्टेंस में अगर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, तो इस केस में हम लोग के पास क्या बचेगा, देखो ई आर इज इक्वल टू जीरो। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा डाइपोल के चलते, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब इस डायरेक्शन में, नहीं तो इस डायरेक्शन में, अलोंग थीटा डायरेक्शन। और ये वाला जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इसका ठीक हाफ होगा। इक्वल डिस्टेंस है दोनों का, देखो सर्कल बना सकते हैं यहाँ पे, तो इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पे जितना वैल्यू रहेगा वो जब यहाँ पे आओगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये देखो, ये इंट्यूटिव है, कॉमन है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज के पास ज़्यादा रहेगा, और जब तुम यहाँ पे आ जाओगे सेम डिस्टेंस में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। एक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस चार्ज, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे जाता है, इस तरह से, इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है ना। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट माने ऑलवेज पैरेलल टू डाइपोल होता है। ये डाइपोल हो गया, माइनस प्लस चार्ज। तो इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग दिस एक्सिस, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज से निकला, इस डायरेक्शन में चला गया, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव में इस डायरेक्शन से आके ढुकेगा। तो देखो इसमें अलोंग डाइपोल हमेशा इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका इस तरफ भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कंपोनेंट नहीं होगा, और इस डायरेक्शन में भी कोई कंपोनेंट नहीं। और जब एकदम इसके मिडल पॉइंट से एक लाइन बनाओगे अगर यहाँ पे बाइसेक्ट करते हुए, तो इस डायरेक्शन में जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करोगे हमेशा देखोगे इट्स ऑलवेज पैरेलल टू दिस डायरेक्शन, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इसका कोई रेडियल कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ थीटा पे कंपोनेंट होगा, ये रहा सिर्फ थीटा पे कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए ड्यू टू डाइपोल, और उसको हम लोग स्टडी भी कर ली कि अलग अलग केस में क्या होता है, ये ई एक्स डायरेक्शन में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ई जेड डायरेक्शन में कैसा रहेगा, ये सबसे कुछ कैलकुलेशन आ सकता है, तो वैल्यू सब याद रखना, ठीक है। अब एक और चीज निकालना है हम लोग को, एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इनटू चार्ज, ये करने से हम लोग को मिल जाएगा। जैसे हम लोग पहले वर्क डन निकाले थे, वर्क डन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ज के चलते जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो पोटेंशियल निकालते हैं और दूसरे चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका पोटेंशियल निकाले एट आर, इसको माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किए, और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट आर प्लस डी, इसको प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज आवर टोटल वर्क डन, और यही हो गया हम लोग का एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो अब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये जो सेकंड टर्म है, इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ब्रेक करेंगे फिर से, ठीक है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे इसका, सॉरी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन करके जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है वो रखेंगे और हायर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस तरह का होगा, ये मेमोराइज बाई हार्ड करना। तो ये वाला वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म जो है इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म यहाँ पे बचा हुआ है, दिस इज वर्क डन। वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ये Q इंटू डी, दिस इज डाइपोल मोमेंट, इसको P लिख दिए, P इंटू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म यूज करके। तो दिस इज आवर एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा हुआ है तो उसके चलते क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है वो निकालें। ये वाला समझ में आया? किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताओ इसमें।
सर एक बार फिर से समझा दीजिए ये वाला। अच्छा ठीक है, तो ये वाला देखो हम लोग के पास एक डाइपोल है, ठीक है, इसको हम लोग कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब अगर हम लोग कोई एक डाइपोल को रखते हैं तो उसमें कुछ एक एनर्जी रहेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका कुछ एनर्जी होगा ना, तो वो एनर्जी क्या है वो कैलकुलेट कर। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग पोटेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? माइनस ऑफ ग्रेड फाई लिखेंगे ना। कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, आर्बिट्रेरीली कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम लोग हमेशा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पोटेंशियल जो है ये है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, इसलिए यहाँ पे ई टर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये चार्ज के चलते हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अगर हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। तो एट डिस्टेंस आर जो पोटेंशियल है उसको हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, और सेकंड चार्ज हम लोग का कहाँ पर है? आर प्लस डी पे है। उस जगह पे जो पोटेंशियल बनता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडरेशन में दिए हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम लोग को टोटल सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, ठीक है। ये आर प्लस डी पे, यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है ये हो गया इसका आर पोजीशन, और इसका पोजीशन हो गया ये वाला ऊपर वाला जो वेक्टर हो गया वो हो गया आर प्लस डी, ये हो गया आर। तो यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये एक पोटेंशियल फील्ड में है ना, पोटेंशियल स्केलर फील्ड में है। तो उसका यहाँ पे एक वैल्यू होगा पोटेंशियल का, वो वाला होगा फाई ई इंटू आर, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का एक वैल्यू होगा, हम लोग को नहीं पता क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू को हम लोग लेते हैं फाई ई इंटू एट पोजिशन आर प्लस डी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे आर प्लस डी डिस्टेंस का फंक्शन होगा। तो इसी को हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को वोल्ट डन मिल जाता है, टोटल वोल्ट डन। तो ये टोटल वोल्ट डन मिल गया। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो इसे माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, फाई ई हो गया, और यहाँ पे प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, फाई ई एट आर प्लस डी हो गया। अब ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग टेलर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस तरह का होता है, ये तुम लोग को बाद में मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए इसको मेमोराइज करके काम चलाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का इसका एक्सपेंशन इन टेलर सीरीज। तो इसमें जब ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसमें क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और इसमें भी क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एडिशन है, और बचेगा ये वाला टर्म। इसमें इस टर्म को हम लोग डाइपोल मूवमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट लिखिए, और ये हो गया हम लोग का उसके चलते वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वर्क डन या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, डाइपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला टर्म को हम लोग वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए वापस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है हम लोग का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज नॉट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ गया, थोड़ा और ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू डाइपोल, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ में आया? मीटिंग बंद हो गया कि चल रहा है? समझ में आया अभी कैलकुलेशन? तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो फील्ड था वो यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है, वो चेंज हो रहा था। देखो यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है वो हम लोग को देखना है यहाँ पे।
तो सपोज हम लोग के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में P डॉट ई एक्सटर्नल ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल अगर हम लोग थीटा ले लेते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो किस डायरेक्शन में हम लोग का डाइपोल है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का कितना पोटेंशियल है सिस्टम में, एनर्जी है। तो देखो अभी इस केस में क्या होता है, हम लोग का ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना एनर्जी है इस सिस्टम में, डाइपोल में। एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज इस तरफ है और डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो इस दोनों के बीच में एंगल हो गया हम लोग का थीटा। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, पीई इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया हम लोग का एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो 90 डिग्री मतलब डाइपोल हम लोग का एकदम परपेंडिकुलर है टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम लोग का वर्क डन या एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। ये मैक्सिमम एनर्जी है जो सिस्टम में हो सकता है, ठीक है। और अगर सिस्टम को फ्री छोड़ दिया जाए, अगर इस दोनों चार्ज को हम लोग फ्री छोड़ दे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली डाइपोल इस तरह से अलाइन हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, फ्रॉम दिस टू, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। तब हम लोग को मिलेगा माइनस पीई, दिस इज आवर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी कम हो जा रहा है, नेगेटिव साइड में चला जा रहा है। इस तरफ 0 था और फ्री छोड़ दोगे तो ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पे क्या होता है, एक टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है। ये जो इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है, एक फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ये करोगे तो इस तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, अगर हम लोग के पास ये सिस्टम है तो इसमें क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ। और ये माइनस क्यू चार्ज में इस तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। तो ये इसको रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना पड़ेगा। जैसा फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन बाई, अगर वर्क डन को तुम लोग उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू आर पोजीशन, तो तुम लोग को फोर्स मिल जाता है। वैसे ही टॉर्क निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दो तो ये आएगा, ये हो गया हम लोग का टॉर्क। एंड दिस टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या हो गया, इस केस में हम लोग का ये किस तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देखो P इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस क्यू से मैंने प्लस क्यू, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, पेपर के अंदर जा रहा है। तो वो वाला चीज हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, पी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको उल्टा नहीं कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले डाइपोल फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज निगेटिव सर, निगेटिव हो जाएगी नेगेटिव, जैसा अगर थीटा उल्टा होता है, कर देंगे तो निगेटिव। हाँ हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के ऊपर, ठीक है। ये देखो इस केस में करके देखो, डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, किस तरफ जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा। देखो ट्राई करके देखो एक बार, अपना राइट हैंड लगाओ,
डाइपोल की तरफ लेके जाओ और फिर उसको घुमा दो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उंगली को। तो किस तरफ जा रहा है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है ना। तो ये वाला एकदम राइट डायरेक्शन देता है हमको। तो ये हो गया हम लोग का डाइपोल के चलते जितना सारा कैलकुलेशन है। अब ये सारा कैलकुलेशन हम लोग क्यों किए हैं? ये सारा कैलकुलेशन हम लोग किए हैं क्योंकि हम लोग को डाई इलेक्ट्रिक समझना है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट इंसुलेटर। ठीक है, अब इंसुलेटर में क्या होता है? हम लोग का एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड होता है और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया रेड वाला, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये एग्जैक्टली इस पॉजिटिव चार्ज पे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस केस में क्या होता है? ये न्यूट्रल एटम हो गया, है ना। अब अगर हम लोग इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ भागेगा और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा। तो हम लोग का नेगेटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? हम लोग का एक डाइपोल बन जाता है। तो देखो इस इंसुलेटर में एक डाइपोल बन जा रहा है। अब इस डाइपोल के चलते बाहर क्या पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो सब हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का मेन काम वही है। तो उसको समझने के लिए हम लोग उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने का मेन कारण है कि हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को समझ सके। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक को समझ जाएंगे तो हम लोग ये समझेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि एक डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी करेंगे कि सपोज हम लोग के पास एक चार्ज क्यू है प्लस क्यू, और वो उसको हम लोग को एक डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर में डाल दिए। तो अब इसके चलते इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना इसमें उसका डाइवर्जेंस हो रहा है, कितना कर्ल हो रहा है, ये सारी क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना हो रहा है, क्या उसका वैल्यू है, कर्ल अगर निकालते हैं तो कर्ल का वैल्यू सेम रहता है कि नहीं रहता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को एक एक करके इसमें चेक करनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये वाला चीज़ स्टडी कर रहे हैं, डाइपोल। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से एक इंसुलेटर में किस किस तरह से डाइपोल क्रिएट होता है और उस सबका क्या स्पेशल नेम है। हर एक चीज़ का एक स्पेशल नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई चीज़ लेके डाउट है? मनीषा, यस सर। समझ में आया कुछ? इतना लेट से तो आई हो क्लास में। हाँ सर। हर एक जगह लेट से आती हो, ज्वाइन भी लेट से करती हो, क्लास में भी लेट से आती हो। क्लास में लेट से नहीं आते। 2:24 में आई हो क्लास में। हाँ आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ, रोज ही थोड़ा लेट हो जाता है ना। नहीं सर।